हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर आप पूर्ण मनोयोग से तैयारियों में जुटे हुए। तो आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों पर जो आपके एग्जाम के अनुसार, जो आपका पाठ्यक्रम दे रखा है उसके अनुसार बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। पूरा सेशन है वो फटाफट, चाहे 2 की स्पीड में देखो, फटाफट आपको वॉच करना है ताकि हर पॉइंट है वो आपको इजीली समझ में आ सके। तो आज के सेशन को शुरुआत करें। उससे पहले जो भी साथी, जो भी विद्यार्थी अपने इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं और जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि जो ये खास सेशन होने वाला है वो सब के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड है और एग्जाम में उनके आने की संभावनाएं बन रही है। तो निश्चित रूप से आज का सेशन आपको पूरा वॉच करना, ठीक है। तो अपन आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, है ना। उसका जवाब आपको देना है। क्या करना है? उसका जवाब है वो आपको देना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की अपन शुरुआत कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समंकों के आधार पर चतुर्थक विचलांक, है ना, क्वार्टाइल डेविएशन है वो आपको ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है? 10, 50, 40, 20, 60, 75 और 35, है ना। चतुर्थक विचलन अपने को ज्ञात करना है। चतुर्थक विचलन ज्ञात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है QD, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है? Q3 और Q1 है वो अपने को ज्ञात करना होता है ना। तो सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में अपन लिखेंगे। तो अपने आरोही क्रम में लिख दिया, है ना। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आपकी 10, उसके बाद आती है आपकी 20, 20 के बाद है आपकी 35, 35 के बाद है 40, 40 के बाद है 50, 50 के बाद है 60 और 60 के बाद है 75, है ना। ये इसका क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हो गई, है ना। अब इसमें अपने को ज्ञात करना है क्या? Q1, है ना। Q1 अपने को ज्ञात करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। n प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2। तो n अपने पास कितना है? 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो अपना क्या जाएगा? चतुर्थक है, सॉरी चतुर्थक है। ये तो 2 तो मध्यिका में आता है, इसमें क्या आएगा? चतुर्थक, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे 8 में, तो 2 हुआ पद, है ना। तो 2 हुआ पद अपने पास कौन सा है? 20, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 20, है ना। 2 हुआ पद 20। इसी तरीके से अपने को ज्ञात करना है Q3, है ना। तो उसमें 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, है ना। 3 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 3 गुणा 8 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया 24, 24 4 यानी 6वां पद। 6वां पद कौन सा है? 60, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 60, है ना। तो अपने पास QD, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 कितना आ गया अपने पास? 60 माइनस Q1 आ गया अपने पास 20, है ना, डिवाइड बाई 2,
है ना। तो ये आ गया आपका 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20, है ना। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसमें पूछा 12.5 है, 10.5 है, 20 है या 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर है, वो हो जाएगा क्वार्टल डेविएशन, है ना। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, चाहे आपने चतुर्थक विचलांक हो, चाहे अपना माध्य का हो, चाहे अपना समांतर माध्य हो, बहुलक हो, इनमें से अपने को क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो चाहे आपका चतुर्थक विचलांक है, इस तरीके से निकालते हैं तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा और फिर उसकी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना। चतुर्थक विचलांक अगर अपने से पूछा जाता है तो वो इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कौन बताएगा। क्या पूछा है, असामान्य कार्यहीन समय की लागत को लिखा जाएगा किसमें, लागत लेखांकन में, वित्तीय लेखांकन में, प्रबंध लेखांकन में, इनमें से कोई नहीं। असामान्य लागत कौन सी होती है कि असामान्य कार्यहीन समय, असामान्य कार्यहीन समय वह समय होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं होता है। उसमें क्या है, उत्पादन कार्य है वो नहीं होता है। मुख्य रूप से ये कब होता है, जब मशीन का कोई पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट हो जाता है ना, या किसी भी कारण से, है ना, बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उस समय, लेकिन बाधा उत्पन्न होती है तो वहां पर आपको पता है कि भाई कोई भी काम बंद हो जाता है, तो काम बंद हो गया यानी अल्प समय के लिए बंद हो गया, तो उसमें क्या, उस लेबर को बाहर तो भेज नहीं सकते, उसको वेतन तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य होता है और उत्पादन किसी प्रकार का होता नहीं है। वो आपका असामान्य कार्यहीन समय है जो आपकी लागत है, और उसको किस में दिखाएंगे, लागत लेखांकन में ही दिखाएंगे। किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको शामिल किया जाएगा, लागत लेखांकन में उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो असामान्य कार्यहीन समय की बात आती है और लागत से बात आती है तो वो लागत लेखांकन का समय है, क्योंकि उत्पादन के दौरान कोई टूट फूट हो गई है तो वहां पर उत्पादन तो होगा नहीं, और जो लेबर है उनको पूरा पेमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए क्या पूछा है कि एक श्रमिक को किसी कार्य को करने के लिए प्रमाप समय 8 घंटे निर्धारित किए गए, उसने 5 घंटे में उस कार्य को समाप्त कर दिया। यदि मजदूरी की दर 10 रुपए प्रति घंटा हो तो हेल्थ योजना के अंतर्गत उसका मिलने वाला आपको बोनस है वो बताना, है ना। हेल्थ योजना के तहत उसको मिलने वाला बोनस है वो आपको बताना, है ना। तो देखो, हेल्थ से जो योजना है, जो आपकी हेल्थ से योजना है ना, हेल्थ से इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई रेट, है ना। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई रेट प्लस क्या होगा, इसमें प्लस होगा आपका टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट, है ना, मल्टीप्लाई 50%, ये इसका हेल्थ से है उसका फॉर्मूला है ना। हेल्थ से जो योजना है उसका ये फॉर्मूला है, हेल्थ से का ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया,
हेल्थ से इक्वल टू एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट का 50%, है ना। अब देखो इसमें आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम है आपका 8 घंटे, है ना। स्टैंडर्ड टाइम है आपका 8 घंटे और एक्चुअल टाइम कितना है 5 घंटे, है ना। 8 आवर 5 आवर, तो सेव्ड टाइम 8 - 5 तो 3 और रेट 10 रुपए, है ना। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, जो हेल्थ से है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम कितना था 5 गुणा रेट कितनी है 10 प्लस टाइम सेव्ड कितना है 3, रेट कितनी है 10 का 50%, है ना, का 50%। अब देख लो 10 को 5 से गुणा किया तो 50 प्लस ये हो गया 10 को 3 से गुणा 30 का 50% 15, तो कितना हो गया टोटल मजदूरी उसकी कितनी होगी, टोटल मजदूरी कितनी होगी 65, है ना। लेकिन ये 65 में 50 तो क्या एक्चुअल है, बोनस कितना है, बोनस है 15, बोनस कितना है 15, है ना। तो इस योजना के अनुसार अपने से पूछा है ना, 15 होगा 20 होगा 25 होगा 30 होगा, तो बोनस है वो 15 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ से, है ना। हेल्थ से योजना के अंतर्गत मिलने वाला बोनस तो हो जाएगा 15 और टोटल मजदूरी पूछे तो 65 रुपए हो जाती है ना। टोटल मजदूरी अगर पूछता है तो कितनी हो जाती है 65 हो जाती है, और अगर बोनस की बात करता है तो बोनस है वो आपका 15 रुपए होता है। कौन सी विधि के अनुसार, हेल्थ से के अनुसार। ठीक है यहां तक, ओके। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। क्या पूछा है, क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि नक्शा कार्यालय के व्यय को किस ऊपरी व्यय में शामिल किया जाता है। कार्यालय ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय, विक्रय ऊपरी व्यय या वितरण ऊपरी व्यय, है ना। ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बताओ देखिए कौन से में किया जाता है नक्शा कार्यालय के। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है अपने को, है ना, है ना। अब देखो इसमें नाम दे दिया नक्शा कार्यालय, है ना। अब ये नक्शा कार्यालय है वो आपका कारखाना में भी होता है और आपका विक्रय में भी होता है, लेकिन कार्यालय में नहीं होता है ना। कार्यालय में नहीं होता है, आपका कारखाना ऊपरी में होगा या विक्रम ऊपरी में होगा। यदि संस्था ने अलग से नक्शा विभाग बना रखा है ना, अगर संस्था ने अलग से नक्शा विभाग बना रखा है और जिसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में नक्शे है वो तैयार करने हैं या नक्शे बनाने हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो आएगा कारखाना ऊपरी व्यय में। किस में आएगा, कारखाना ऊपरी व्यय में। किस में आएगा, कारखाना ऊपरी व्यय में। जबकि ग्राहकों को समझाने के लिए अपन कोई माल बेचते हैं तो ग्राहकों के लिए भी तो कोई डायग्राम, कोई नक्शा बना के रखते हैं कि भाई अपनी कंपनी वो इस तरीके से ग्रो करेगी, इस तरीके से वो लाभ अर्जित करेगी, इस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। तो वहां पर अगर शामिल होता है तो आपका विक्रय ऊपरी व्यय में शामिल होता है, सेलिंग ओवरहेड्स में शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर कार्यालय दे रखा है तो कार्यालय के नाम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा कार्यालय ऊपरी व्यय में इसको सही टिक कर देते हैं और फिर अपना आंसर वो गलत हो जाता है। तो नक्शा कार्यालय अगर उत्पादन बढ़ाने के लिए है तो कारखाना ऊपरी व्यय में होगा, और अगर ग्राहकों को दर्शाने के लिए, ग्राहकों को समझाने के लिए है तो विक्रय ऊपरी व्यय में होगा। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कारखाना ऊपरी व्यय। ठीक है, यहां तक सारे डाउट क्लियर है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर क्या पूछा है, प्रवाह अथवा आगमन दर विधि ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है। अवधि में पृथक हुए श्रमिकों की संख्या बटे अवधि में श्रमिकों की औसत संख्या मल्टीप्लाई 100।
अवधि में प्रतिस्थापित हुए श्रमिकों की संख्या बट्टे अवधि में श्रमिकों की औसत संख्या मल्टीप्लाई 100। अवधि में पृथक हुए प्लस प्रतिस्थापित हुए श्रमिकों की संख्या बट्टे अवधि में औसत संख्या मल्टीप्लाई 100, या इनमें से कोई नहीं, है ना। प्रवाह और आगमन दर विधि, है ना। प्रवाह का मतलब क्या है? प्रवाह का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, यानी दोनों ये विधि कौन सी होगी, है ना। ये तो देखो ये कौन सी है, ये आपकी पृथक, है ना, ये आपकी प्रवाह या पृथक विधि है। इसमें क्या होते हैं? जाते हैं, जो कंपनी या फर्म को छोड़ के जा रहे हैं उनका औसत निकलता है। और इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिस्थापित होते हैं कि जो गए हैं उनकी जगह प्रतिस्थापित, और जो नए व्यापार में है उनको प्रतिस्थापित है। इसमें क्या होता है? प्रवाह और आगमन दोनों लिख रखा है, यानी जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो वहां पर यह फॉर्मूला आपका लागू होता है कि अवधि में पृथक हुए यानी प्रवाह हुए और प्रतिस्थापित हुए यानी आगमन हुए श्रमिकों की संख्या बटे अवधि में श्रमिकों की औसत संख्या मल्टीप्लाई 100, है ना। तो इस विधि का जो मेथड है वो आपका ये होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस विधि में अवधि विशेष में पृथक हुए तथा प्रतिस्थापित हुए श्रमिकों की संख्या का, है ना, अवधि विशेष के दौरान जो औसत श्रमिकों की संख्या का भाग देकर ये निकासी है वो ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि दोनों इसमें प्रवाह और आगमन दोनों का समावेश है। ओके, ठीक है, यहां तक बात तो समझ में आ रही है ना। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट संशय हो तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट है गजेटेड ऑफिसर और बनने का, और उसमें हम लगातार आपका सहयोग है वो कर रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आपके लिए 2025 है वो खुशियों भरा हो। ठीक है, तो आगे इस सेशन को और बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। समामेलन का उद्देश्य है, समामेलन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, एक फर्म का आकार बड़ा करने के लिए, वित्तीय स्थिरता स्थापित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको कहीं वैसे किताब में नहीं मिलेंगे। ये जब आप ये कंप्लीटली टॉपिक पढ़ते हो ना, डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो ना, तब आपको ये सारी चीजें, क्योंकि हर चीज है वो ये नहीं है कि जैसे अपन हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ते हैं ना कि उसमें राजा का जन्म कब हुआ, किसके साथ युद्ध लड़ा, कहाँ गया, वो इसमें नहीं आता। इसमें अपने को क्या डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पाठ के सारांश के रूप में होते हैं। जैसे मान लो अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो जब वो पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना, विशेषताएं क्या है ना, गुण क्या है, अवगुण क्या है ना, उद्देश्य क्या है। तो वही इसमें पूछा है कि समामेलन का उद्देश्य क्या है। तो देखो समामेलन के उद्देश्य है कि भाई समामेलन का मतलब क्या है, दो कंपनियों को बनाकर एक कंपनी कर दी जाती है ना। तो उसमें क्या होता है भाई, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए एक बड़ी कंपनी हो जाएगी तो उसको प्रतिस्पर्धा का सामना कम करना पड़ेगा। छोटी रहेगी तो यही बात है ना कि भाई छोटे में ताकत ज्यादा नहीं होती, वो कितना संघर्ष करेगा, है ना, उसको और करेगा तो लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके वो उसके इक्वल आएगा। एक फर्म का आकार बड़ा करने के लिए इससे क्या है, जब दो कंपनियां जुड़कर मिलकर एक हो जाएंगी तो फर्म का आकार भी बड़ा हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता स्थापित करने के लिए हो सकता है एक कंपनी के पास वित्तीय स्थिति है वो कमजोर है, संसाधन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय स्थिरता है वो स्थापित करने के लिए भी ये समामेलन बनाया जाता है ना। इसलिए ये सारे इसके उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, समामेलन का उद्देश्य है उपयुक्त सभी, है ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बात समझ। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, गजेटेड ऑफिसर हुआ, है ना, आराम से फटाफट समझ में आ जाता, आपको इतना ज्यादा है वो समय आप नहीं लेते हो। अगला क्वेश्चन है कि शेयरों के बड़े मूल्य वर्ग को छोटे मूल्य वर्ग के शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाता, इसे क्या कहा जाता है। मौजूदा शेयर का समेकन, मौजूदा शेयर का उपविभाजन, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों। बताओ, देखिए शेयर के बड़े मूल्य वर्ग को, यानी शेयर की जो प्राइस होती है ना, जैसे शेयर का, जैसे मान लो 10,000
शेयर है ए रेट ऑफ 100, है ना। तो ये कितने हो गए भाई, 4 बिंदु ये होगी, 6 ये हो गई, तो ये कितने हो गए 10,000 वाले शेयर, जिसका एक शेयर का मूल्य कितना है 100 रुपए, पूंजी कितनी हुई 10 लाख। अब उन्होंने क्या किया कि इनकी पूंजी बढ़ा दी, है ना, शेयरों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी और रेट क्या कर दी 10 रुपए, तो पूंजी कितनी हुई 10 लाख हुई तो उतनी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया छोटे मूल्य वर्ग के शेयरों में परिवर्तित कर दिया। यानी छोटे शेयर है, रेट कम होती है तो हर किसी का मन करता है कि भाई 10 रुपए वाला शेयर तो मैं भी खरीद सकता हूं, तो क्या किया जाता है मौजूदा शेयरों का उपविभाजन है वो किया जाता है ना। शेयर के बड़े मूल्य वर्ग को छोटे मूल्य वर्ग में परिवर्तित करने के लिए, है ना। शेयरों का उपविभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शेयरों द्वारा सीमित कंपनी अपनी शेयर पूंजी को, है ना, संरचना की जारी करने पर शेयरों की संख्या में वृद्धि करती है। तो यहां पर शेयरों की संख्या में वृद्धि हो गई ना, शेयरों की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले 10,000 थे 100 रुपए वाले, है ना, शेयर 10,000 थे, अब यहां पर 10 रुपए कर दिए तो क्या हो गए शेयरों की संख्या है वो 1 लाख हो गई है। तो शेयरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, नाम मात्र का ये परिवर्तन होता है ना। ये 0 है वो यहां से हट गया यहां जुड़ गया, बस इतना ही परिवर्तन होता है, तो ये मौजूदा शेयरों का उपविभाजन माना जाता है। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखें, पुनर्मूल्यांकन खाता को क्रेडिट किया जाता, पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होता है नाममात्र खाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा खाता होता है नाममात्र खाता, है ना। इसको क्रेडिट कब किया जाता है ना, क्रेडिट कब करेंगे, क्रेडिट कब होगा, है ना। नंबर 1, संपत्तियों में वृद्धि होने पर। नंबर 2, दायित्व में कमी होने पर। नंबर 3, अलिखित संपत्ति को लिखने पर, है ना, अलिखित संपत्ति को लिखने पर। और पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर, है ना, पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर। तो ये कब किया जाएगा क्रेडिट। और डेबिट कब होता है, डेबिट कब होगा, नंबर 1, इसका विपरीत संपत्तियों में वृद्धि, तो संपत्तियों में कमी होने पर, संपत्तियों में कमी होने पर। दूसरा दायित्व में कमी, तो सेकंड हो जाएगा दायित्व में वृद्धि होने पर। तीसरा हो जाएगा अलिखित दायित्वों को लिखने पर। और चौथा हो जाएगा डेबिट कब होगा पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने पर, है ना।
अब इसकी एंट्री क्या होती है, ये पूछा पुनर्क्रेडिट कब होगा, तो संपत्तियों में वृद्धि होती है, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। दायित्व में कमी होगी तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। अलिखित संपत्ति को लिखेंगे तो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट कब किया जाएगा कि एक तो वृद्धि होगी और एक कमी होगी, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि नए। और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कब करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर और साझेदार की मृत्यु होने पर आपका पुनर्मूल्यांकन खाता है वो तैयार किया जाता, और ये संपत्तियों में वृद्धि और कमी के लिए ये तैयार किया जाता। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। ओके है ये सारी चीज, चलो बताओ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य दायित्व है, अदत्त मजदूरी, घोषित लाभांश, भुनाए गए बिल या पूर्वदत्त वेतन। बताओ देखिए क्या इसका सही आंसर है। तो देखो ये तो सारे के सारे संभाव्य नहीं है, ये तो अपने को, लेकिन भुनाए गया जो बिल है वो अपना संभाव्य दायित्व है ना। भुनाए गए बिल है वो आपके संभाव्य दायित्व होते हैं, है ना, क्योंकि ये दायित्व कब होते हैं, किसी विशेष घटना पर, विशेष घटना के घटित होने पर ये खर्चे होते हैं, और इसीलिए इन्हें जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है ना। इसीलिए क्योंकि जैसे कोई अपन ने केस कर रखा है ना, तो केस अपन जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, है ना, तो वो आपके संभाव्य दायित्व है। उसी प्रकार बुनाए गए बिल का दायित्व है, आपने जो बिल बुनाया है उससे रिलेटेड आपका कोई दायित्व है, तो ये विशेष घटना पर घटित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा है। क्या पूछा, आय और व्यय खातों की प्रकृति होती है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, जिसको अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं, नाममात्र खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो आय और व्यय खाता है वो आपका पी&एल अकाउंट की तरह होता है, इसलिए ये अवास्तविक खाता होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आय और व्यय खाते में केवल, है ना, चालू वर्ष की आयगत प्रगति की जो मद होती है, आय और व्यय खाते में चालू वर्ष की जो आयगत प्रकृति की जो मद होती है उनको शामिल किया जाता है, और वर्ष के अंत में इसके जो आधिक्य या कमी होती है, सरप्लस भी हो या डिफिशियंसी हो, जो भी हो, उसे चिट्ठे में पूंजी में, जो चिट्ठे में कैपिटल फंड उसमें हस्तांतरित किया जाता है। अगर प्लस में होगी तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर माइनस में होगी तो उसे लेस करके दिखाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका अवास्तविक खाता। ओके, अगला क्वेश्चन। बताओ देखिए इसका आंसर। एकल व्यवसाय या साझेदारी फर्म जो चालू स्थिति में है, अधिग्रहण कंपनी के द्वारा किया जाता, तो इसे किस नाम से जाना जाता है,
व्यापार अधिग्रहण, विलयन, अवशोषण, अशोषण या अपील कोई नहीं। तो एकल व्यवसाय चालू कंडीशन में अगर उसी किसी दूसरी कंपनी द्वारा किया जाता है अधिग्रहित, तो वो कौन सा आता है, आपका व्यापार अधिग्रहण में आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा व्यापार अधिग्रहण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, व्यापार अधिग्रहण। कि जब किसी चालू व्यवसाय को कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो ये कंपनी का व्यापार अधिग्रहण माना जाता है। जो स्थिति में जो समामेलन की डेट है उससे लेकर जो व्यापार कंपनी अपने नाम से चलाएगी वहां तक की अवधि का ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। देखे, अभिगोपन एक अनुबंध है ना, अंडरराइटिंग एक अनुबंध, अभिगोपन एक अनुबंध है, गारंटी का, क्षतिपूर्ति का, जमानत का या गिरवी का। तो अभिगोपन एक अनुबंध होगा किसका, अभिगोपन कमीशन है वो किसका होगा, गारंटी का होगा, है ना। तो अभिगोपन जो होता है, अभिगोपन है वो कंपनी और अभिगोपक के बीच एक गारंटी का अनुबंध है। कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंश और ऋण पत्र यदि जनता द्वारा आवेदन नहीं किए जाते हैं तो उस भाग को अभिगोपक द्वारा क्रय कर लिया जाता है। ये वो है, वो गारंटी देता है कि भाई अगर कोई नहीं खरीदेगा तो ये मैं खरीदूंगा, है ना। तो वो एक गारंटी का अनुबंध हो जाता है किसके बीच, कंपनी और अभिगोपक के बीच। ठीक है, ठीक है साथियों, तो समझे कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये था आज का एक और छोटा सा शानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर कर दें हर एक विद्यार्थियों तक जो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उन सबको आज के इस सेशन का एडवांटेज मिले, फायदा मिले और लगातार वो हमारे साथ जुड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।